अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। रिक्वेस्ट की थी तारक मतीन साहब से, जो सोशल मीडिया पे, चले मुझे तो काफी अरसा हो गया, लेकिन मेरे से ज्यादा सीनियर तारक मतीन साहब हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल कर चलता रहा वो भी साथ साथ, लेकिन अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली, और ये भी बात जरूरी है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच और हक बताएं। वरना तो आपको पता है फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है सोशल मीडिया पे बड़ी, और बाकायदा ये मैं बात बताता चलूं नाजरीन के लिए भी, कि पाकिस्तान पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई जो हमारे साफी हैं उनको मिलकर बड़े बड़े सोशल मीडिया हाउसेस बना लिए हैं, और उसमें कुछ लोग मिलके बाकायदा एक प्लान के साथ जो हमारे इदारों का या बाकी लोगों के खिलाफ जो फिफ्थ जनरेशन वार का वो हिस्सा बन चुके हैं। और ये हमारे बाकी लोगों को समझ नहीं आ रही है सारे मामलों का, तो एक तरह के जहन के लोग यहाँ इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। इसलिए गुजारिश की तारक मतीन साहब को, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, मैं पहले वीलॉग में भी मैं बता चुका हूं, लेकिन अब मैं गुजारिश करूंगा कि इनका यूट्यूब चैनल लाजमी बाकायदा सब्सक्राइब करें आप, ताकि आप तक रोजाना की पोजीशन जो है ना, चूंकि रोजाना के वीलॉग बड़ा कंटिन्यूसली करते हैं, मैं तो बड़ा कोशिश करता हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत जितना वक्त मिले मैं वो करते रहे, क्योंकि रेगुलर कर रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ होना आपका बहुत जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब आप करते रहें और साथ साथ आप बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक अपडेट आती रहेंगी। आज का जो मौजू हमारा है वो सोशल मीडिया का इनकलाब है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है खरबों अरबों रुपया लगाने के बाद और एक माइंडसेट और एक एजेंडा इसमें साथ, इसमें पिछले दिनों में आपको याद होगा, जरा सोचिए, जियो ने बाकायदा कुछ मामला शुरू किए, फिर उसके अलावा कई न्यूज चैनल ने ऐसे मामला शुरू किए, जैसे हदूद लाज के हवाले से हदूद लाज बदले, फिर और कई मामला ऐसे हैं। वो तारक मतीन साहब जो कि इस मेन स्ट्रीम में साथ रहे हैं उनको ज्यादा पता है। पहले तो मैं सवाल ये रखूंगा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो एक इल्जाम है फंडेड के हवाले से और बाकायदा एक सोच बदलने के कॉन्टेक्स्ट में, फिर एक ही तरह के तर्ज के लोग आगे लाने के हवाले से और एक एजेंडा परसू करने के हवाले से, इसमें किस हद तक हकायक है? बहुत शुक्रिया। जो पहला सवाल है उस पर डायरेक्टली जंप करते हैं। फंडेड कितने हैं चैनल्स? देखिए, हमारे यहाँ जो टॉप 5 चैनल्स हैं, पहले टॉप 5 चैनल्स के नाम लेते हैं, उसके बाद जहां इल्जाम की बात है वहां बाज जगहों पर मैं नाम नहीं लूंगा, इशारे दे दूंगा। तो टॉप 5 चैनल्स में हम बात करते हैं जियो की, ARY की, दुनिया की, समा की, और एक्सप्रेस की। अब ये जो पांचवा नाम है इस पे थोड़ी बहुत डिबेट होती रहती है, चौथे पांचवे पे। लेकिन बहरहाल ये जो चैनल्स हैं ये हमारे टियर 1 के चैनल्स। कितने फंडेड हैं, अब मैं कुछ इशारों में बात करूं, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे इनमें से किसी से डर है, बल्कि इसलिए कि इनमें मेरे बहुत सारे दोस्त, ये मैंने पहले भी बात की थी, जब मैं एक चैनल में था, वहां के सेट पे ना लड़कियों पे गंदी नजर और गंदा हाथ रखने के हवाले से इल्जाम, तो मुझसे किसी ने कहा कि यार आप इस पे बात क्यों नहीं कर, मतलब मेरा उस चैनल से डिपार्चर हुआ, उन्होंने मुझे बाकायदा फायर किया। लोगों ने कहा यार कह दो मैंने रिजाइन किया, मैंने कहा नहीं जी मुझे उन्होंने फायर। और इस मीडिया इंडस्ट्री में किसी का फायर होना ना उसके लिए डीमेरिटिंग है, मेरिट है। बड़े बड़े नामों को घर भेजा गया, इसमें कोई बुराई नहीं बताने। तो सेठ साहब की वहां कुछ नियत थी, उस नियत के हवाले से उनको कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बारे में गलत मिली, एक खातून, और फिर उन्होंने जो है अपनी नियत की वजह से मुझे कहीं शायद राह में अटका हुआ रोड़ा पाया और मुझे उन्होंने अल्लाह हाफिज कर दिया। ये मैं इशारों में बात कर रहा हूं। तो मुझसे किसी ने कहा यार उन सेट के बारे में भी क्यों नहीं बात कर रहे जहां से तुम्हें फारिग किया गया, या बाकी सेठों के बारे में भी, या चैनल्स के बारे में भी नाम लेके क्यों नहीं बात कर रहे कि ARY ये करता है, जियो ये करता है, दुनिया ये करता है? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इनमें से ना बहुत सारे लोग चैनल्स में अब भी मेरे इतने करीबी दोस्त हैं कि मैं नाम लेके अगर बात कर दूं तो मैंने कहा मुमकिन है मेरे कुछ दोस्तों को नौकरी से फारिग कर दिया इस बुनियाद पर कि साले तूने बताया होगा, ये खबर तूने दी होगी, ये बात तूने बताई होगी, जो हमारा चैनल छोड़कर जाने के बाद भी उसे अंदर की चीज पता है। अंदर की चीज क्यों पता होगी? क्योंकि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें से बहुत सारी चीजों का मैं हिस्सा हूं, दोस्त हैं, महफिलें हैं,
सब पता चल जाता है। जो लोग मीडिया से नहीं है उन्हें पता चल जाता है। मैं तो इस इंडस्ट्री का इंसाइडर। अब कितने पेड और कितने फंडेड हैं बहुत फंडेड है। सबसे बड़े चैनल्स में से दो, सबसे बड़े चैनल्स में से एक चैनल, दोनों कराची बेस्ड है, बाकायदा सिंध की हुक्मरान जमात से लड़ाई करता है, और उसके बाद बार बार लड़ाई करने के बाद बार बार उनकी सुलह हुई है, और उसके बाद वो उस हुक्मरान जमात के लिए कई दफा कैंपेन चलाते हैं। वो मरकजी हुकूमत का तर्जुमान चैनल कहलाते हैं, लेकिन जब बात सिंध की होती है तो वो सिंध की हुक्मरान जमात के लिए बाकायदा कैंपेन चलाते हैं, सिंध की हुक्मरान जमात का साथ देते हैं मरकजी हुकूमत के मुकाबले में भी, और वहां से माल खरा करते। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। जो सबसे बड़ा चैनल है जिसके साथ मैंने बहुत अरसा काम किया है, वो बाकायदा तौर पर इस शहर में, जिसमें आप भी बैठे हुए हैं, जिसमें मैं भी बैठा हुआ हूं, जो पाकिस्तान और पंजाब का दिल है, इस शहर की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत से माल लेकर काम करते हैं। किसको नहीं पता? मतलब परवेज रशीद के मामले में हमें 95-96 लाख रुपए का ये बड़ा सा बिल नजर आ रहा है, और वो 5,000 रुपए की खबर चला। ये किसको नहीं पता? ये कितने फंडेड है, किस तरह से चलते हैं। ये बाकायदा इदारों के खिलाफ भी पैसे पकड़। मैं आपको ये बात ऐसे नहीं कर रहा, ये ऑन कॉल होते हैं। इदारों से कॉल आए और आती है, इदारों से कॉल आए तो ये यस सर कह के लेट जाते हैं, लेकिन जहां बारीक काम दिखाना हो ये इदारों के खिलाफ भी पैसे पकड़ लेते हैं। ये बात मैं आपको गारंटी कर, मतलब मेरे पास इसका कोई सबूत मुझसे मांगेगा तो शायद नहीं होगा, लेकिन एज एन इनसाइडर आई कैन गारंटी कि लोग पैसे पकड़। इसीलिए ये मीडिया इतना गंदा हो चुका है। सोशल मीडिया इज फ्रेश एयर, इसमें यहाँ मैं इस एक ताजा बात हवा के झोंके। मैं यहाँ रोकूंगा, क्योंकि मैं भी कुछ हम्म, चीजों का बड़े बारीकी से देख रहा था। आपको याद होगा जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी 2013 के अंदर, तो बाकायदा आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के जिम्मे लगा कि उन्होंने क्या काम सुप्रीम कोर्ट लेके जाने हैं। परवेज रशीद साहब का जो कि नाम लिया, तो वो अब बाकायदा अबसार आलम को जब इन्होंने लगवाया, वो सारी हकायक है। कुछ पैसे जो इनके फंसे हुए थे वो रुके थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाकायदा बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के हवाले से। वो जो बिल में कई बिल जाली थे या एग्जरेटेड बिल थे, वो एक अलग बात है, उसे फंसाने की कोशिश की वो हमारे जो एडवर्टाइजर्स वगैरह को। हालांकि असल में तो ये कसूरवार ये सारे लोग थे, और ये वो रकम अरबों रुपए में थी। जो आप वाली बात कह रहे हैं ना कि वो नजर आ रहा है, और परवेज रशीद साहब का क्या रोल था, तो मैं भी गवाह हूं। लॉयर्स मूवमेंट के अंदर कई चीजें ऐसी हुई जो हमने आने वाले हालात में देखी। तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये जो हालात और वाकया नजर आ रहा है ना कि यहाँ, और ये नहीं पता था कि ये मामला कहां से कहां चलेंगे। गवर्नमेंट लाने में ले जाने में इनका रोल अपनी जगह पर मौजूद रहा है, और यही वजह है कि जब 2013 के इलेक्शन होने थे तो कई मीडिया हाउसेस हमने देखे थे जो एकदम नए 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 आए, फ्लरिश हुए, नाम हुआ। फिर उन्होंने बाकायदा इलेक्शन के हवाले से कैंपेनें भी चलाई। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, अब ऐसी बात नहीं है। अब और किसी स्टेज के ऊपर अगर इस पे तहकीक होनी तो एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर बड़े हाई पावर्ड कमेटीज बननी चाहिए, ताकि असल हकायक आपके सामने आ जाए। तो मैं सिर्फ आपकी चीज में ये ऐड करना चाहूंगा। अब आप दूसरा सवाल जो कि आप सोशल मीडिया पे बात करने लगे, देखें सोशल मीडिया जो है कि इनकलाब मैं समझता हूं। दो फायदे तो हैं, एक तो ये है कि इसमें अर्निंग का एक अच्छा चैप्टर मौजूद है कि अच्छा काम आप करें, नाज़रीन पसंद करते हैं, अर्निंग आ जाती है। दूसरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसके लिए एडिटिंग का या यानी बाकायदा आपको इंतजार नहीं करना कि आपकी जो मीडिया ग्रुप है उसकी पॉलिसी क्या है, क्या नहीं होना सच है। इसीलिए जो है कई बड़े जो एंकर्स हैं वो उन्होंने अपने आप को यूट्यूब पे भी काफी एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है। आप एक आम लर्नर के लिए या एक आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में, साथ साथ मैं यूंगा कि सोशल मीडिया या यूट्यूब या चैनल या फेसबुक चैनल आपके ही आने वाले दौर में क्या इनकलाब ला सकते हैं। आम बंदे को अगर इसके ऊपर कोई आना चाहता है तो वो क्या करे? सही है। अच्छा, इसमें अजहर साहब, इस बात की जाने आने से पहले छोटी सी बात मैं करूं। आर्या मकबूल जान साहब ने एक कॉलम लिखा था, कुछ पुराना है, उसमें उन्होंने लिखा वो मिडिल ईस्ट में किसी जगह छोटी सी कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पर जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाने वाले सेठ थे मिडिल ईस्ट के, उन्होंने कहा कि हम अरबों खरबों लगाते हैं एजेंडा सेटिंग कर, एजेंडा सेटिंग करने के लिए हम ये पैसे खर्च करते हैं, मैन पावर लगाते हैं और बहुत वक्त लगता है।
लेकिन ये जो अरब स्प्रिंग था, इस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये जो 10 रुपए के इंटरनेट के साथ एक बच्चे ने दुनिया बदल दी, किसी नौजवान ने, फेसबुक ने, यूट्यूब ने, अल्फाबेट ने दुनिया बदल दी है। इसने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। हम खरबों रुपए लगाते हैं और यहाँ 10 रुपए का इंटरनेट जो है वो हमें तबाह कर गया है। ये है चेंज, ये असल में तब्दीली है। अगर कोई आना चाहता है सोशल मीडिया पे, ये सबसे पहली हकीकत है कि इट इज नेवर टू लेट। लोग अब भी कहते हैं कि जी इतना मुश्किल हो गया है कि अब नहीं आना चाहिए। नहीं, ये फल रहा है, फूल रहा है, इसकी तादाद बढ़ रही है, इसको देखने वालों की तादाद बढ़ रही है। कौन सोच सकता है कि इस वक्त इंडिया के 1 अरब 30 करोड़ लोग, पाकिस्तान के कोई 22-23 करोड़ लोग, और उसके अलावा बहुत सारे लोग दुनिया भर में बसने वाले इंडियंस और पाकिस्तानी, उस एक 19 साल की लड़की के उस जुमले पे पार्टी हो रही है, उस पे इस वक्त पागल हो चुकी। ये वाकईतन जो है ना, ये है चेंज। वो लड़की अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी दनानीर मूवी, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास इस तरह का रिस्पांस कभी आया ही नहीं था। तो ये बिल्कुल भी, आप आज यूट्यूब देखें, आज आप फेसबुक में अपने इस स्टूडियो से मैंने घर में बनाया छोटा सा, इससे फारिग होता हूँ, अंदर घर के बाकी कमरों में जाके ना, जब बच्चों से, मिसेस से कुछ बात करो, तो मेरी मिसेस फेसबुक पे देख रही होती, वहां सैकड़ों हजारों बाजार खुले हुए हैं जिनमें खवातीन घरों में बैठकर चीजें बेच रही हैं, लॉन बेच रही हैं, किचन आइटम्स बेच रही हैं, डेकोरेशन पीसेस बेच रही हैं, वॉल हैंगिंग्स बेच रही हैं, मोबाइल फोन के कवर्स बिक रहे हैं, जूते बिक रहे हैं, शोल्डर बैग्स बिक रहे हैं, और हर घर में ऐसा लगता है कि एक दुकान खुली हुई है, और हर फोन एक विंडो है, और विंडो शॉपिंग भी हो रही है और शॉपिंग भी हो रही है, डोर स्टेप पे चीज आ जाती है। ये वाकईतन जो है ना, ये रेवोल्यूशन है, ये चेंज। और इस चेंज में किसी को भी कभी भी आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी फाइट क्या है, जो लोग आते हैं वो फेड अप हो किस लिए जाते हैं कि यार ठीक है मैं एफर्ट कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मिलियंस में और 1000 में व्यूज दे रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे। सबसे बड़ी फाइट होती है अपने आप से एक कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना कि समहाउ माय वन ऑफ द एफर्ट्स इज गोइंग टू क्लिक, और वहां से मेरा जो जर्नी है वो तेज हो जाए। तो उस एक क्लिक तक आपको ये जिद्दोजहद जारी रखनी है, उसके बाद फिर आपको मजा आने लगता है। तो इनिशियली अपने आप से फाइट बहुत बड़ी होगी कि यार मुझे करते रहना है, ट्राई 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 अगेन। वो फाइट बहुत बड़ी होती है, उस फाइट को लड़ना मुश्किल काम। अच्छा, एक बात आप जो जरा जो समझने वाली है, जो आम आदमी के लिए भी और उस कॉन्टेक्स्ट में भी है, मेरा ख्याल जहां तक है ना, ये कंसिस्टेंट काम करना पड़ता है। इसमें आप ये कहें कि आप दिन दुगनी रात चुगनी वो तरक्की कर जाएं, और सोशल मीडिया में आप कहें आप दिनों में आप हीरो बन जाएं, तो वो नहीं नजर आता। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको बड़ा सबमिसिव होना पड़ता है, आपको बड़े ध्यान से सारे मामला लेके चलना चाहते हैं। और दूसरा, आप नहीं समझते कि सोशल मीडिया के ऊपर भी झूठ बहुत बिक रहा है, वो भी बिक रहा है। तो ये झूठ बिकने को या सच्चाई को सामने रखने के हवाले से क्या इक़दामात होने चाहिए? या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया को भी रेगुलेट होना चाहिए? अच्छा, सोशल मीडिया को रेगुलेट तो होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। ये जो मादर पिदर आजादी है कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की, ये आजादी मीडिया पर भी नहीं होनी चाहिए। आजादी की अपनी, ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज है, लेकिन आजादी की अपनी हुदूद क़ुयूद हैं, उनकी पाबंदी होनी चाहिए। तो ये सोशल मीडिया पर भी होनी चाहिए। हम लोग खातून अव्वल की बात कर लें, किसी की माँ बहन बेटी की बात कर लें, हम जिस तरह से बेलगाम होकर चढ़ दौड़ते हैं, हमसे मुराद हम सब पाकिस्तानी या इंडियंस, खासतौर पर हम लोग, हम ख्याल ही नहीं रखते किसी की प्रिवेसी का, किसी की प्राइवेट लाइफ का। इसलिए रेगुलेशन जो है इसको रेगुलेट करना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, प्राइवेट लाइफ के अलावा हुकूमत के हवाले से जिस तरह का चाहे झूठ बोल दें आप, मसलन हमारे कुछ सियासतदान हैं जिन्होंने ये कहा, और टेलीविजन पे कहा, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे बहुत आया कि हमने सऊदी अरब को वापस करने के जो पैसे लिए चाइना से, वो महंगा तरीन लोन था। हमने आईएमएफ से, यहां से, वहां से, जहां जहां से भी पैसे लिए, उनमें सबसे महंगा लोन वो था जो हमने सऊदी अरब से वापस करने के लिए सऊदी अरब को चाइना से पैसे लिए। मैंने हम्माद अजहर साहब से खुद बात, मैंने कहा क्या ये बात दुरुस्त?
कहने लगे नहीं, ये बिल्कुल गलत। तो मैंने कहा, फिर मैंने ऐसे टेलीविजन शोज देखे जिनमें पीटीआई का बंदा रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है और नून लीग के और अपोजिशन के लोग बैठ के बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि ये महंगा तरीन लोन है, और मैंने कहा वो चुप बैठे होते, कहने लगे इसलिए कि उन्हें पता नहीं। तो मैंने कहा उन्हें कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, आप बताएंगे, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने लगे ठीक है, आपने पॉइंट आउट किया है, आई एम गोइंग टू अरेंज फॉर इट। ये हमारे यहाँ जिस तरह का झूठ बोल दिया जाता है और आसानी से बोल दिया जाता है, ये सोशल मीडिया पर भी कहा गया कि 15% पे वो लोन है, 15% पे इंडिविजुअल को बैंक से कार लोन भी इससे सस्ता मिलता। हमें अब चाइना से 15% पे लोन दिलवाया लोगों। देखिए तारक मजीद साहब, आपने बात तो बड़ा बहुत सच की है, और मैं भी जो देख पा रहा हूं कि पीटीआई के अंदर स्पोक्समैन और वो बातों पे, फैक्ट्स पे, हकायक पे, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया में शुरू में तो पीटीआई बहुत एक्टिव थी, गवर्नमेंट में आने के बाद शायद वो ऑर्गेनाइज नहीं रख पाई चीजों को। आप इनके कई चेहरे ऐसे हैं जो चैनलों पे जब लाइव बैठे होते हैं, मोबाइल उन्होंने हाथ में पकड़ा और उनको इनपुट आ रही होती है, उनकी टीमें कहीं ना कहीं बैठी काम कर रही होती है, और ये मैं जो लैक देख रहा हूँ, और ये मैं समझता हूं कि ये इमरान खान को या पीटीआई के लोगों को देखना पड़ेगा कि फैक्ट्स पे उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और स्पोक्समैन वो लेके आने चाहिए। आप सिर्फ इतना देख लें कि पलवशा जो है पीपल्स पार्टी में आउटस्पोकन है, बोलती है, और सेनेट का टिकट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिया गया उनको। और पीटीआई के अंदर अगर आप देखें कि आपने ऐसे आउटस्पोकन आदमियों को आगे लाने के हवाले से कुछ नहीं, भाई अपनी जगह मेरिट डिमेरिट अपनी जगह है, लेकिन आपको ऐसे बंदे तो सामने आने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर मैं मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जैसे आदमी का नाम आता आगे, कि जो आकर उनको डिफेंड तो कर सकता, जो बैठ तो सकता, लेकिन नजर यही आ रहा है कि वो भी कुछ रवायती सियासत के हवाले से आ गया, इन्हें को फैक्ट्स के ऊपर कुछ फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से या अच्छे चेहरे या कोशिश नहीं थी उनकी कि अच्छे से अच्छे चेहरे सामने ले आए। मुझे लगता है कि खैर मुझे सियासत से अल्हम्दुलिल्लाह दूर रहना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना रिवायती सियासत शुरू कर, बाकायदा रिवायती सियासत, क्योंकि रिवायती सियासत करने के नतीजे में हुकूमत मिली, उससे पहले हुकूमत नहीं मिल रही। ये हमारा माइंडसेट है एक आम आदमी का कि जनाब चौधरी साहब को वोट देना है, बड़ा वोट एनू पाना है, छोटा वोट एनू पाना है। ये मैंने यहाँ की इस्तिलाहात सीखी है, मैं पंजाबी नहीं जानता, लेकिन मैंने ये यहाँ की इस्तिलाहात सीखी है, कराची में ये इस्तिलाहात नहीं जानता था कि जी बड़ा वोट ओनू पाया क्यों और राई है, छोटा वोट ओनू पाया क्यों वो साढ़े पिंड दा है। मतलब ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल का क्या कीजिए। तो इमरान खान ने रिवायती सियासत करने के बाद गैर रिवायती सियासत करके इमरान खान पॉपुलर हो गया, इमरान खान कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान ने रिवायती सियासत की तो फिर वजीर आजम बना, वरना नहीं बन रहा था। वो किसी ने ना निदा फाजली से पूछा कि जवानी का आलम बड़ा बेखबर है, दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है। निदा फाजली साहब ये क्या शेर लिख दिया आपने। तो गालिबन निदा फाजली साहब का शेर है, अगर मुझे शेर सही याद है, मैंने बहुत पहले सुना था कि मीरो गालिब से शेरों से बस ये नाम कमाया है, मैंने सस्ते शेर जब बेचे तब ये घर बनवाया। तो इमरान खान ने रिवायती सियासत की ना, तो इमरान खान ने नाम कमा लिया। भाई इमरान खान झूठ नहीं बोलेगा, कर्ज नहीं लेगा, इमरान खान ऐसी की तैसी कर देगा, पाकिस्तान पलट के रख देगा, बटन दबाएगा नया पाकिस्तान। इमरान खान जॉगिंग करता हुआ दफ्तर जाएगा। लेकिन नहीं, इमरान खान नहीं कामयाब हो रहा था रिवायती सियासत, गैर रिवायती सियासत। इमरान खान ने रिवायती सियासत की, इमरान खान ने वडेरों को, जागीरदारों को, इन सबको टिकट दिए। इमरान खान ने कराची में भी जो सियासत की वो बड़ी तक रिवायती सियासत की, कंप्रोमाइजेस किए, इमरान खान सक्सेसफुल हो गया। जब इमरान खान सक्सेसफुल हो गया तो अब इमरान खान से आप कह रहे हैं कि वो रिवायती सियासत करे और सब कुछ बदल दे। उसके लिए फिर इमरान खान को वो नंबर भी चाहिए थे, नहीं मिले वो नंबर इमरान। अब इमरान खान के हाथ पांव कटे हुए, मजबूर है, वो कोशिश तो करता है लेकिन फिर उसकी मजबूरियां आड़े आ जाती। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है, क्योंकि वीलॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तारक मतीन साहब। चैनल सब्सक्राइब नाजरीन आप करते रहें, बेल आइकॉन क्लिक करें। मेरा चैनल भी मोहम्मद अजहर सिद्दीक यूट्यूब चैनल, और तारक मतीन साहब का भी, और बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो अब तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में एक बात आपके आपके जो देखने वाले उनसे भी कहूंगा, मैं ये सब जो वीलॉग है ये अपने कम्युनिटी में शेयर करूंगा, तो जो मेरे देखने वाले हैं उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि वो अजहर सिद्दीक साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम अच्छे यूट्यूबर्स को जाए
वो आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनका कंटेंट शेयर करें। ये बहुत जरूरी है एक अच्छा काम करने वाली। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, इजाजत दीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम।